वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 27 फरवरी 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल सिटी इनोवेशन एक्सचेंज के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य ये है कि सिटीज़ को इनोवेटर्स के साथ कनेक्ट किया जाए, जिससे कि जो अर्बन चैलेंजेस हैं उनके लिए सॉल्यूशंस निकाला जा सके इनोवेटिव तरीके से। इस प्लेटफॉर्म का ये मानना है कि हर व्यक्ति एक इनोवेटर होता है। अब एक्चुअली में ये आर्टिकल कहना क्या चाह रहा है, देखिए साधारण शब्दों में बात करें तो हर सिटीज़ की कुछ समस्याएं होती हैं। वो समस्याएं हेल्थ से जुड़ी हुई होती हैं, सैनिटेशन से जुड़ी हुई होती हैं, या वाटर सप्लाई से जुड़ी हुई हो सकती हैं, और भी कई तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। जो इनोवेटर्स हैं वो उन सिटीज़ की समस्याओं के सॉल्यूशन के तौर पे कोई नया आइडिया, कोई नया प्लान, कोई नया प्रोटोटाइप तैयार कर सकते हैं और फिर वो उसे इस सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर शोकेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पर और भी कई सारे एकेडमिशिया होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे जिनके साथ वो कोलैबोरेट कर सकते हैं। अब कोई इनोवेटर हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई या कोई भी और प्रॉब्लम जो सिटीज़ फेस कर रही हैं उनके संबंध में इनोवेशन को लेकर आएगा क्यों? इनोवेशन को लाने के बाद वो यहाँ पर शोकेस करके उसे पब्लिक डोमेन में ला सकते हैं। लेटर ऑन वो उस पर पेटेंट हासिल कर सकते हैं और फिर अपनी उस प्रोडक्ट का कमर्शियलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो ये इंसेंटिवाइज करेगा इनोवेटर्स को और उन्हें एक प्लेटफॉर्म देगा। एट द सेम टाइम जो सिटीज़ की प्रॉब्लम्स हैं उनका भी सोल्यूशन निकल जाएगा। देखिए जो इनिशिएटिव है ये स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत लाया गया है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई और सारे इनिशिएटिव कोलैबोरेट करेंगे, लाइक स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन अग्नि जिसका फुल फॉर्म है एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू इंडियाज इनोवेशंस, और भी जो इनिशिएटिव्स हैं जो इनोवेशन के इकोसिस्टम को बेहतर करते हैं, ये सारे ही इनिशिएटिव्स इनोवेशन के लिए हैं। यहाँ पर देखिए जो अग्नि है ये लार्जली काम करता है जो भी इनोवेटर्स हैं उनके प्रोडक्ट को पेटेंट दिलवाना या फिर उनका कमर्शियलाइजेशन करवाना। तो ये उनकी मदद कर देगा, तभी तो इनोवेटर्स इंसेंटिवाइज होंगे ना कि हाँ वो सिटीज़ के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के संबंध में इनोवेशन लेकर आए। वर्तमान में 400 से ज़्यादा स्टार्टअप, 100 स्मार्ट सिटीज़ और 150 से ज़्यादा चैलेंज स्टेटमेंट्स इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, जिसमें 215 से ज़्यादा सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवाए गए हैं वेरियस इनोवेटर्स के द्वारा। सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पर सिटीजन्स और ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आएंगे, एकेडमिक बिजनेसेस एक साथ आएंगे और वापस में मिलकर प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को निकालने का प्रयास करेंगे। और सिटीज़ जो हैं वो इनकी मदद से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर निकलकर सॉल्यूशंस को अडॉप्ट कर सकते हैं। इससे इंडिया में जो इनोवेशन का इकोसिस्टम है वो बेहतर होगा और इंडिया आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ेगा। तो अब आइए बात करते हैं अग्नि के बारे में, यानी कि एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू इंडियाज इनोवेशंस। देखिए ये एक प्रोग्राम है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं उसके तहत, और ये एक मिशन भी है प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के तहत, PM STEAC के तहत। पर्पस बिल्कुल यही है कि जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है उनको पेटेंट दिलवाया जाए, उनका कमर्शियलाइजेशन किया जाए, ताकि जो इनोवेशन है वो इंसेंटिवाइज हो। इसे इन्वेस्ट इंडिया जो कि इंडिया की लीडिंग नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है उसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ये सारी बातें इस इनिशिएटिव के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल विजयनगर साम्राज्य के एक बहुत ही महान राजा कृष्णदेव राय जी के बारे में है। फॉर द फर्स्ट टाइम इनके बारे में हमें कोई एपिग्राफिकल रेफरेंस मिला है, यानी कि इंस्क्रिप्शन मिला है, जिसे आप शिलालेख कह सकते हैं, जिसमें किसी पत्थर पर चीज़ों को उकेर कर लिख दिया जाता है, गोद कर लिख दिया जाता है। विजयनगर साम्राज्य के कई सारे राजाओं के बारे में अभी तक जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो मिले थे। कृष्णदेव राय के बारे में टेक्सचुअल एविडेंसेस तो थे लेकिन कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिला था। पहली बार कर्नाटका के तुमाकुरू डिस्ट्रिक्ट के होन्नेनहल्ली जो प्लेस है वहां पर इसे डिस्कवर किया गया है। ये इंस्क्रिप्शन कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। लिखा क्या गया है? लिखा यह गया है कि कृष्णदेव राय एक बहुत ही महान राजा थे जिन्होंने दक्षिण में शासन किया। इनकी मृत्यु 17 अक्टूबर 1529 को हुई, रविवार का दिन था और इंसिडेंटली उस दिन लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण था। ये इस इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है, जिससे उनके डेथ के बारे में जानकारी मिलती है। विजयनगर एम्पायर के बारे में अगर हम बात करें तो विजयनगर का मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्री, विजय का शहर। ये एक शहर भी था और इसी के साथ एक एम्पायर भी तैयार हो गया था। इसे 14वीं शताब्दी में, स्पेसिफिकली 1336 AD में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने स्टैब्लिश किया था, जो कि संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इन्होंने जिस एम्पायर की शुरुआत की उसे संगम डायनेस्टी नाम दिया अपने पिता के नाम पर, जिनका नाम भवाना संगम था। देखिए ये स्टैब्लिश कैसे होता है। ये है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से यहाँ पर 4 जो किंगडम है वो बॉर्डर कर रहे हैं। ईस्टर्न गंगाज, काकाती किंगडम, यहाँ पे है होयसल और यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा राज्य है काम्पिली।
तो जो हरिहर और बुक्का थे वो काकातीय किंगडम में सामंत हुआ करते थे। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का तुगलक डायनेस्टी का राजा था। उसने अपने बेटे मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी को अटैक करने के लिए भेजा काकातीय किंगडम पर। दिल्ली सल्तनत का सामना काकातीय किंगडम नहीं कर सकता था, तो ये हार गया। तो जो हरिहर और बुक्का थे वो भाग कर आ गए काम्पिली में, जो छोटा सा राज्य आप देख रहे हैं। वापस से मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिली पर अगेन अटैक किया और वहां से उसने हरिहर और बुक्का को पकड़ लिया। उसने कहा इन दोनों को लेके चलो, ये दोनों पहले भी काकातीय किंगडम के साथ लड़ चुके हैं। वो उन्हें लेकर दिल्ली में आता है, उनसे कहता है या तो इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, इतना नाराज होने की बात नहीं है, हम कबूल कर लेंगे, क्या हो जाएगा। तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ समय के बाद जो डेक्कन का इलाका है यहां पर भी अपराइजिंग शुरू हो गई, और ये जो केरल का इलाका है यहां पर भी। तो केरल के लिए तो मोहम्मद बिन तुगलक खुद ही कूच कर देता है, लेकिन डेक्कन के लिए उसे कोई चाहिए था। उसे याद आई हरिहर और बुक्का की। उसे पता था दोनों बहुत ही अच्छे योद्धा हैं और डेक्कन की अच्छी जानकारी रखते हैं, तो उन्हें यहां भेज दिया गया। अभी यहां की अपराइजिंग को शांत करते हैं। एट द सेम टाइम यहां केरला में प्लेग आ गया और मोहम्मद बिन तुगलक की आधी सेना मारी गई। दिल्ली में खबर पहुंच गई कि मोहम्मद बिन तुगलक मारा गया। यहां पे लोग कॉन्स्पिरेसी करने लगे कि नया राजा कौन बने। खबर मिली मोहम्मद बिन तुगलक को, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तुरंत फ्लाइट पकड़ी कि वो दिल्ली के लिए तुरंत पहुंच जाए। लेकिन उस समय तो फ्लाइट हुआ ही नहीं करती थी, मतलब कि इतना आसान नहीं था दिल्ली वापस जाना। महीनों लगते थे नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ जाने में। यही कारण था विजयनगर एम्पायर के स्टैब्लिशमेंट का। अब वापस से जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की ओर जाता है, तो हरिहर और बुक्का को इस बात की अच्छी जानकारी थी कि मोहम्मद बिन तुगलक अभी आया था साउथ में और अभी वापस गया है। वहां पर कंडीशन बहुत वोलाटाइल है, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि कुछ समय तक अब वो अगेन साउथ में नहीं आएगा। ये उनके लिए एक अच्छा समय था जब वो एक नया एम्पायर बना सकते थे, और इसी मौके का फायदा उठाकर उन्होंने तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर को स्टैब्लिश किया, विजयनगर एम्पायर की शुरुआत की। उन्हें पता था कि अगर वो वापस दक्षिण का अभियान करेगा भी, तब तक वो अपने आप को शक्तिशाली बना लेंगे, और इसी तौर पर उन्होंने यहां पर विजयनगर एम्पायर को स्टैब्लिश किया। कुछ समय बाद नॉर्थ में बहमनी किंगडम भी आ गया। उसके बाद विजयनगर एम्पायर में देखिए 4 डायनेस्टीज रूल करती हैं। इन्होंने अपनी कैपिटल हम्पी को बनाया, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का भी दर्जा दिया है। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्पेसिफिकली है, हालांकि कृष्णा नदी का पूरा जो एरिया है उसमें विजयनगर एम्पायर फैला हुआ था। 4 डायनेस्टीज जो रूल करती हैं वो हैं संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराविडु। तीसरे नंबर पर जो डायनेस्टी है तुलुभ, इसी से बिलोंग करते थे कृष्णदेव राय। ये 1509 से 1529 के बीच में रूल करते हैं। अगर आपको याद हो तो 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। मतलब साफ है, बाबर और कृष्णदेव राय जी समकालीन थे। बाबर ने कृष्णदेव राय के बारे में लिखा है कि जब मैं भारत जाता हूं तो वहां पर दक्षिण में एक बहुत ही शक्तिशाली शासक राज्य कर रहा था जिसका नाम कृष्णदेव राय था। ये तुलुभ डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इन्होंने यहाँ पर जो बहमनी किंगडम था इसके कई सारे जो हिस्से थे उन पर अटैक करके उन्हें जीता। जैसे कि यहाँ पर नाम मेंशन किया गया है, बीजापुर, गोलकुंडा, बहमनी, इन सभी के ऊपर उसने अटैक किया। इनफैक्ट बीजापुर और गोलकुंडा बहमनी का ही पार्ट हुआ करते थे एट दैट टाइम। नीलाकांत सोमया जी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन थे जो कृष्णदेव राय के दरबार में थे। पुर्तगीज ट्रेवलर थे डोमिंगो पीस और फेरानो नूनिस, ये विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेव राय के समय में ही विजिट करते हैं। तो ये सारी बातें कृष्णदेव राय और विजयनगर एम्पायर के बारे में, होपफुली आपको ओरिजिन क्लियर हो गया होगा। यहीं पर ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इनक्वाइस के बारे में है। फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। देखिए, समंदर जहां एक और आजीविका का साधन है, वहीं दूसरी ओर वो तबाही भी मचा सकता है। हम ऐसी तबाही से बच सकते हैं अगर हमें ओशन के बारे में अच्छी जानकारी हो तो। इसी उद्देश्य से 1999 में एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत। ये एक यूनिट है अर्थ साइंस ऑर्गेनाइजेशन ESSO का। लोकेशन हैदराबाद के तेलंगाना में है। इन्हें कहा गया कि ओशन में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं आप उनको रिकॉर्ड करिए, उसकी अच्छी जानकारी दीजिए। अभी ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि इन्होंने अभी डिसाइड किया है कि ये एयरलाइन मैपिंग करेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप का जो पूरा एरिया है ओशन फ्लोर की बेटर पिक्चर अवेल करने के लिए, इसलिए ये न्यूज़ में आए। ओरिजिनली इनका काम ये है कि ओशन के बारे में जो भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन है उसे सोसाइटी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एजेंसीज को प्रोवाइड करवाएं ताकि हम उस पर रिसर्च कर सकें, और अगर कोई ओशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ओरिजिनेट होने वाली है, कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होने वाला है, तो हम उसके लिए खुद को तैयार कर सकें। ये सारी बातें इनक्वाइस के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल श्री मन्नाथू पद्मनाभन के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में इनकी पुण्यतिथि पर इन्हें ट्रिब्यूट पे किया। बात करते हैं, इनका जो जन्म है वो 2 जनवरी 1878 AD को पेरुन्ना में हुआ था, जो कि केरला का एक छोटा सा टाउन है। ये ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट थे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो नायर कम्युनिटी जो काफ़ी ज़्यादा डाउन टोडन थी उसके अपलिफ्टमेंट के लिए लगा दिया। इन्होंने टीचिंग के साथ अपनी करियर की शुरुआत की 1893 में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में। 1905 में इन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट में लॉ को प्रैक्टिस किया। 1914 में इन्होंने नायर भारतीय जनसंघ की स्थापना की नायर कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए,
और 1924 में इन्होंने वैकोम और गुरुवायूर जो टेम्पल एंट्री कैंपेन्स थे उसमें पार्टिसिपेट किया। शवर्ण जत्था जो कि एक एंटी अनटचेबिलिटी एजिटेशन था, उसमें भी इन्होंने लीड किया। इन्होंने एक फेमस मूवमेंट को लीड किया विद द टाइटल गुरुवायूर सत्याग्रह। 1950 में इन्होंने अपना टाइटल छोड़ दिया और अपना नाम रखा पद्मनाभन। इनका मानना था कि ये जो कास्ट आइडेंटिटीज़ हैं, ये सोसाइटी को डिवाइड नहीं करनी चाहिए। 1959 में इनकी सर्विसेज के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें भारत केसरी का दर्जा दिया, लायन ऑफ इंडिया, और 1966 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया। ये सारी बातें श्री मन्नथु पद्मनाभन जी के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कोवैक्स इनिशिएटिव के बारे में है। घाना को दुनिया के फर्स्ट डिलीवरी इस इनिशिएटिव के तहत मिल गई है। 6 लाख डोजेज भेजे गए हैं कोविशील्ड के, जिसे डेवलप किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। कोवैक्स एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसमें शामिल थे सेपी यानी कि कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, गावी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन और WHO। इसका उद्देश्य ये था कि कोविड वैक्सीन को तेजी से डेवलप किया जाए और इक्वली सभी देशों को इसकी एक्सेस मिले। ऐसा ना हो कि जो अमीर हैं वो सारी वैक्सीन अपने कब्जे में कर लें और गरीब देशों को वैक्सीन मिल ही ना पाए। देखिए, कोवैक्स के तहत एक्सेस टू कोविड-19 टूल ACT, जिसमें यह था कि कोविड-19 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी देशों को इक्वली मिले, उसी का एक पार्ट है वैक्सीन। तो वैक्सीन इसके तहत डेवलप करना, उसका प्रोडक्शन करना और इक्विटेबल वे में सभी को मिलना। इसमें यह था कि किसी भी कंट्री की 20% पॉपुलेशन को कम से कम डोजेस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। वैक्सीन के लिए पोर्टफोलियोज वगैरह मैनेज किए जाएंगे। वैक्सीन की डिलीवरी जितनी जल्दी हो सकेगी उन देशों तक पहुंचाई जाएगी और जो तेजी से पैंडेमिक फैल रहा है उसे रोकने के लिए वैक्सीन को डेवलप किया जाएगा या प्रयास किया जाएगा और इकोनॉमीज को रीबिल्ड किया जाएगा कोवैक्स इनिशिएटिव के तहत। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो एक बायोटेक कंपनी है इंडिया की जो बहुत बड़ी संख्या में जो वैक्सीन है वो डेवलप करती है। 1966 में इसे फाउंड किया गया था इंडिया के पुणे में। ये लाइफ सेविंग इम्यूनो बायोलॉजिकल वैक्सीन डेवलप करते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इनकी वैक्सीन जो होती हैं उन्हें WHO के द्वारा मान्यता दी जाती है और लगभग 170 देशों में इनकी वैक्सीन का इस्तेमाल गवर्नमेंट के जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उनमें किया जाता है। ये सारी बातें कोवैक्स इनिशिएटिव के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में है। इमरान खान का नया पाकिस्तान अपने पुराने दिनों से छुटकारा नहीं पा रहा है। यही कारण है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अभी डिसाइड किया है कि वो पाकिस्तान की अपनी ग्रे लिस्ट में कुछ और दिनों तक खिदमत करेंगे। अभी देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान कुछ और दिनों तक उनकी ग्रे लिस्ट में रहेगा जब तक कि उनकी नेक्स्ट जो प्लेनरी सेशन है वो नहीं हो जाता। FATF की सबसे एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है। वो डिसाइड करते हैं किस कंट्री को किस तरीके से कैटेगराइज करना है। देखिए, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। 1989 में G7 की जो समिट हुई थी पेरिस में, उस दौरान इसे बनाया गया था। मुद्दा बिल्कुल साफ था, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, टेरर फाइनेंसिंग को रोकना है। इसके लिए हम फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। ये इंडिविजुअल केसेस पे फोकस नहीं करते बल्कि किसी देश को ओवरऑल इवैल्यूएट करते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसे स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाए, लीगल, रेगुलेटरी या ऑपरेशनल मेजर्स ऑप्ट किए जाएं कि हम मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट कर सकें, टेरर फाइनेंसिंग को रोक सकें और जो भी रिलेटेड थ्रेट्स हैं उनके लिए काम कर सकें। इसका सेक्रेटेरिएट वहीं है जहां OECD का है, यानी कि पेरिस में। वर्तमान में FATF में 39 मेंबर्स हैं, जिसमें 2 ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, यूरोपियन कमीशन एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इंडिया FATF का मेंबर है, ये आपको याद रखना है। FATF प्लेनरी इसकी एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसे साल में 3 बार मीटिंग करनी होती है। FATF की 2 लिस्ट हैं। एक ग्रे लिस्ट जिसका ऑफिशियल नाम जुरिस्डिक्शंस अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग है। इसमें ऐसी कंट्रीज को टारगेट किया जाता है जो सेफ हेवन बने हुए हैं टेरर फंडिंग के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। उनको वार्निंग दी जाती है, कुछ सैंक्शंस भी लगाए जाते हैं। अगर कोई कंट्री उसके बावजूद नहीं मानती है तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, जिसका ऑफिशियल टाइटल होता है नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज। फिर इनके ऊपर वो कंट्रीज जो फुल्ली टेरर फंडिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, तो उनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट जो सैंक्शंस वगैरह हैं उसे इंपोज कर दिया जाता है। ये सारी बातें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021 के बारे में है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने अभी हाल ही में इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। ये उनका एनुअल पब्लिकेशन है। इसके अलावा वो एक और पब्लिकेशन निकालते हैं डाउन टू अर्थ नाम से। यहाँ पर ये फोकस करते हैं फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, वाटर, सैनिटेशन और क्लाइमेट चेंज के ऊपर। सबसे क्रेडिबल रिपोर्ट मानी जाती है एनुअल सर्वे के रूप में। एनवायरमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसकी वैलिडिटी भी होती है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने स्टेट्स की अचीवमेंट के बारे में बताया कि किस स्टेट ने किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टिसिपेट किया है, यानी कि आपने डेवलपमेंट तो किया लेकिन एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया। जो बढ़िया स्टेट्स हैं उनमें नाम आता है केरला, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना का। खराब परफॉर्मेंस में नाम आता है बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और उत्तर प्रदेश का। स्टेट ऑफ एनवायरमेंट पर जब बात की इन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि 2009 से 2018 के बीच में एयर, वाटर और लैंड पोल्यूशन बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ा है। महाराष्ट्र का जो तारापुर है वो मोस्ट पोल्यूटेड क्लस्टर के रूप में इमर्ज हुआ है।
बात CSE के बारे में करते हैं, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, न्यू दिल्ली में बेस्ड है, 1980 में बनाया गया था, थिंक टैंक की तरह काम करता है, एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज के ऊपर फोकस करता है। वही इस रिपोर्ट को निकालते हैं जिस पर अभी हमारी बात हुई। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट हैं, आप ट्रू एंड फॉल्स बताइए। सिटी इनोवेशन एक्सचेंज, ये सिटीज को कनेक्ट करता है इनोवेटर्स के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है। इनक्वाइस 1999 में स्टैब्लिश किया गया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के तहत। स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज किया गया। FATF, इंडिया FATF का मेंबर है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सा गलत है। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा। PDF ओनली आज के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहाँ से डाउनलोड करिएगा। जब आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर इसके जवाब मेंशन होंगे। आज के सेशन में हम यहीं पर रुक जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।